हेलो स्टूडेंट्स, टेक इंग्लिश एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी 12th की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो से सेकंड पोइम कीपिंग क्वाइट। इसके राइटर हैं पैब्लो नेरूडा, 1904 टू 1973। देखिए स्टूडेंट्स, ये पोइम काफ़ी डीप मीनिंग वाली पोइम है। इसके गहरे अर्थ को समझना है हमें। यहाँ पोइट ने लिखा है, नेरूडा टॉक्स about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings। देखिए, यही इस पोइम का सेंट्रल आइडिया है और मेन मैसेज है जो पोइट हमें कन्वे करना चाहता है। नेरूडा यहाँ टॉक्स अबाउट यानी बताता है नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ ह्यूमन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। देखिए, नेसेसिटी यानी ज़रूरत कि हमारे समाज को यानी मनुष्य को ज़रूरत है क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की। आज के समय में मनुष्य को क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है। क्वाइट मीन्स शांत या शांति से, इंट्रोस्पेक्शन टू वर्ड से मिलके बना है इंट्रो और स्पेक्शन। इंट्रो मीन्स यानी मन का या अंदर का, स्पेक्शन यानी कि इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण करना। तो इंट्रोस्पेक्शन का मतलब हुआ अपने अंतर्मन का निरीक्षण करना या अंतर्मन का इंस्पेक्शन करना। और साथ में क्वाइट वर्ड लिखा है पोइट ने, तो इसका अर्थ है चुप यानी शांत, शांत रहकर, साइलेंस में। साइलेंस में हमें इंट्रोस्पेक्शन करना है। और साथ ही क्या मैसेज है इस पोइम का, क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ ह्यूमन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो लोग हैं उनमें आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। म्यूचुअल होता है आपसी, अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझ, यानी दुनिया में जितने लोग हैं वे एक दूसरे के साथ अटैच हैं, मतलब बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ, रिलेशंस में हैं सभी। देखिए, हमारे हमारे भी इतने रिलेशंस हैं, माता पिता, भाई बहन। इसके अलावा हम सामाजिक रूप से भी बंधे हुए हैं अपने दोस्तों के साथ या और भी लोगों के साथ। तो जब हम इन सभी लोगों में रहते हैं तो हमारे अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी कि आपस में समझदारी की भावना होनी चाहिए। तो ये पोइम यही भावना आगे कन्वे करती है और यही चीज़ हम आगे इस पोइम में देखेंगे। पोइम स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। देखिए, पोइट ने शुरू में वी कहा है, वी। अब यहाँ वी कौन है? पोइट यहाँ सीधा हमें ही एड्रेस करता है, यानी ऑडियंस को एड्रेस करता है, यानी रीडर्स को एड्रेस करता है जो इस पोइम को पढ़ रहे हैं। उन्हीं को कहता है पोइम कि अब हम काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। स्टिल का मतलब यहाँ साइलेंस से है। साइलेंस यानी कि चुप, बिल्कुल शांत। और दूसरा इसका अर्थ है स्टिलनेस, यानी कि शारीरिक रूप से भी हम बिल्कुल शांत बैठें, अपने हाथ पैर ना हिलाएं, अपने शरीर का कोई पार्ट ना हिलाएं। तो शांत बैठना है शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। तो पोइट ने कहा है कि अब हम 12 तक गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। 12 तक गिनने का मतलब यहाँ क्या है कि हम एक काउंटिंग करेंगे और जब मेरी काउंटिंग खत्म हो जाएगी तो उस टाइम फौरन सभी शांत हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, चुपचाप होकर बैठ जाएंगे। यहाँ इसका मीनिंग ये है। वन, अगला पैरा देखते हैं। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट अस स्टॉप फॉर ए सेकेंड एंड नॉट मूव और आर्म्स सो मच। देखिए, फर्स्ट लाइन देखिए, फॉर वंस, वंस मीन्स एक बार, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फेस ऑफ द अर्थ यानी धरती पर, इसका यहाँ सीधा सामान्य मीनिंग है धरती पर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स यानी लेटस यानी कि आओ, नॉट स्पीक कि हम ना बोलें एनी लैंग्वेज, कोई भी भाषा। देखिए, ये वर्ल्ड या ये हमारा देश
अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, इसमें लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और कई बार उन भाषाओं के आधार पर भी एक दूसरे से विभेद होते हैं हमारे। एक दूसरे को हम ऊंचा नीचा सही गलत इस तरह डिफाइन करते हैं। लेकिन अब पोइट कह रहा है कि ये चीज आप छोड़िए। फॉर वंस, वंस यानी सिर्फ एक बार आप ऐसा कीजिए। ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, हम इस धरती पर रह रहे हैं, तो आप मेरे कहने से, यानी मैं 12 तक काउंट करता हूं, तो आप मेरे कहने से आप एक बार ही सिर्फ ऐसा कीजिए कि नॉट टू स्पीक, कि आप बिल्कुल भी मत बोलिए एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज। आप जिस भी भाषा को बोलते हैं, जैसे हमारे भारत में ही अलग अलग तरह की भाषाएं हैं, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, जो भी भाषाएं हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग हैं। तो पोइट यहाँ मैसेज देता है कि आप एक बारी एक क्षण के लिए क्वाइट हो जाइए, चुप हो जाइए और आप कोई भी भाषा मत बोलिए। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, यही बात यहाँ कही है पोइट ने कि आओ हम स्टॉप हो जाएं। स्टॉप यानी रुक जाएं। रुकने का मतलब है कि शारीरिक रूप से भी रुक जाएं और मुंह से भी कोई शब्द ना बोलें, कोई भाषा ना बोलें। फॉर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के लिए, सिर्फ एक मोमेंट के लिए, सिर्फ एक पल के लिए। एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, और अपने जो हाथ हैं वो भी ज्यादा ना हिलाएं। यानी कि ऐसा क्यों कहा पोइट ने, आप सोचिए। ऐसा इसलिए कहा है कि ताकि हम पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से साइलेंट हो जाएं, एक क्षण के लिए चुपचाप बैठें और कुछ भी ना सोचें। यहां पोइट ने इतना कहा है। आगे मैसेज नेक्स्ट पैरा में, नेक्स्ट पैरा देखिए। इट वुड बी एन एग्जोटिक मोमेंट। अब देखिए, चुप रहने से, कोई भी लैंग्वेज ना बोलने से इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि ये एक एग्जोटिक मोमेंट होगा। एग्जोटिक मोमेंट, एग्जोटिक मीन्स रेयर एंड ब्यूटीफुल। एक ऐसा दुर्लभ और सुंदर मोमेंट यानी पल हमारे जीवन का, ये बिल्कुल ऐसा दुर्लभ रेयर पल होगा, यानी जो पहले कभी भी ना आया हो ऐसा पल। और ब्यूटीफुल होगा, वो सुंदर होगा, उसमें सुंदरता होगी। ऐसा पल होगा वो हमारी जिंदगी का। और वो कैसा पल होगा? विदाउट रश, जिसमें कोई रश ना हो। विदाउट एंजन्स, जिसमें कोई एंजन्स ना हो। ये यहां भी समझने वाली बात है। विदाउट रश यानी भाग दौड़ के बिना। देखिए, हम सुबह से शाम तक अपने जीवन में सिर्फ हमारी भाग दौड़ ही चल रही है। कोई अपनी लिविंग के लिए भाग रहा है, कोई अपनी स्टडी के लिए भाग रहा है, कोई किसी ने अपने लाइफ का कुछ गोल फिक्स कर रहा है उसके लिए भाग रहा है। तो पोइट कहता है आप एक सेकंड के लिए चुप बैठें, विदाउट रसूस, बिना भाग दौड़ के। विदाउट इंजन्स, इंजन्स, इंजन्स आपको पता ही है कि आज का आदमी इस युग में चारों तरफ से इंजन से घिरा हुआ है। इंजन ही इंजन है हमारे चारों तरफ। हम चलते हैं, सड़क पर चलते हैं, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, गाड़ियां या रेलगाड़ियां या हवाई जहाज या फिर और फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं। चारों तरफ हमारे मशीन ही मशीन है और इन मशीनों का शोर है हमारे जीवन में। और वो शोर इतना है कि उस शोर ने एक जगह बना ली है हमारे जीवन में। तो पोइट कहता है कि आप मेरे कहने से कम एक सेकंड के लिए शांत रहें और उस एक सेकंड में आपके आसपास कोई इंजन नहीं होना चाहिए, यानी कोई शोर नहीं होना चाहिए। एंड विदाउट रश, और आपको कोई भाग दौड़ नहीं होनी चाहिए। आप उस भाग दौड़ से को छोड़कर, उन इंजन्स को छोड़कर एक मोमेंट के लिए शांत बैठें। और इससे देखिए क्या होगा, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे मन मस्तिष्क पर या हमारे जीवन पर। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। पोइट ने यहाँ कंप्लीटली उस स्टिलनेस का, उस साइलेंस का इफेक्ट बताया है मानव के दिमाग पर, आदमी के माइंड पर उसका क्या असर होगा, उसकी मेंटेलिटी पर क्या असर होगा। पोइट ने इन 2 लाइंस में क्लियरली ये मैसेज कन्वे किया है। दोबारा देखिए, वी वुड ऑल बी टुगेदर, ऐसा करने से यानी कि अब सभी लैंग्वेजेस को छोड़ने से, सभी इंजन्स को छोड़ने से और अपनी भाग दौड़ को छोड़ने से क्या प्रभाव पड़ेगा कि हम सब इकट्ठे हो जाएंगे, टुगेदर हो जाएंगे। टुगेदर का दूसरा मीनिंग है यूनाइट। हम सभी इकट्ठे हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे
इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और वो क्या होगी, एक स्ट्रेंजनेस होगी, विचित्रता होगी, यानी विचित्र रूप से, एक स्ट्रेंज रूप से, जो और जो सडन होगा यानी अचानक होगा, क्योंकि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। और ये जब हम 12 तक गिनेंगे और एकदम सभी शांत हो जाएंगे, तो ये एकदम होने वाला मोमेंट होगा, और ये स्ट्रेंज मोमेंट होगा, विचित्र पल होगा, विलक्षण पल होगा। ऐसा पल आज तक कभी आया नहीं है। और यहाँ जो पोइट ने लिखा है ऑल बी टुगेदर, इकट्ठा होना, इकट्ठा होने का मतलब है कि इकट्ठा किस सेंस में हो जाएंगे, कि हम अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के कारण हम इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, हमारे सबके आपस में मतभेद रहते हैं। लेकिन जब वो बैरियर ही हट जाएगा, लैंग्वेजेस का, जो लैंग्वेजेस का बैरियर है हमारे इकट्ठा होने में, हम एक भाईचारा बनने में, जो हमारे बीच में ये बंधन है या बैरियर है लैंग्वेजेस का, हम जब लैंग्वेजेस बोलेंगे ही नहीं, तो वो बैरियर भी हट जाएगा। और बैरियर हटते ही हम सभी एक जैसे, एक समान हो जाएंगे, क्योंकि सभी शांत हो जाएंगे। सभी शांत हैं तो सभी एक समान हैं, वो बैरियर नहीं है बीच में। तो उस अक्षण हम टुगेदर हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, या एक जैसे हो जाएंगे। नेक्स्ट पैरा, फिशरमैन इन द कोल्ड सी would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands। देखिए बहुत ही सुंदर लाइनें लिखी हैं पोइट ने ये, और पोइट ने यहाँ एग्जाम्पल दिया है, अपनी बात को एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास किया है। फिशरमैन, फिशरमैन यानी मछुआरे, इन दी कोल्ड सी, ठंडे समुद्र में, वुड नॉट हार्म वेल्स, है वेल्स आपको पता है एक मछली होती है, बहुत बड़ी मछली, कि जो मछुआरे हैं वो समुद्र में वेल्स को हार्म नहीं करेंगे या नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यानी वे पकड़ने नहीं जाएंगे। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब सभी स्टिल होकर बैठेंगे, शांत होकर बैठेंगे, भले ही वे एक पल के लिए शांत होकर बैठे। तो ऐसा करने से क्या प्रभाव पड़ेगा, कि मछुआरे भी ठंडे समुद्र में मछलियां पकड़ने नहीं जाएंगे, और उस मोमेंट पर कम से कम मछलियों को भी, वेल्स को भी एक एक पल के लिए, एक क्षण के लिए कुछ शांति मिलेगी, और वे भी स्टिलनेस प्राप्त करेंगी, वे भी साइलेंस में चली जाएंगी। तो फिशरमैन का प्रभाव उन पर भी होगा, कि फिशरमैन भी साइलेंस रहेंगे और वेल्स भी साइलेंस रहेंगी। एंड द मैन गैदरिंग salt would look at his hurt hands। इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स। और दूसरा एग्जाम्पल दिया है उस आदमी का जो कि नमक इकट्ठा करता है, गैदरिंग मीन्स इकट्ठा करना, और उस समय वो व्यक्ति भी लुक मैंने देखेगा एट हिज हर्ट हैंड्स, हर्ट मीन्स जख्मी। देखिए नमक का काम करने वाले जो लोग होते हैं, जब वे काम करते हैं तो ज़्यादा समय तक उनके हाथ नमक में रहते हैं, और नमक की टेंडेंसी होती है कि वो हाथों को काट देता है, जख्म बना देता है। तो लंबे समय तक नमक में काम करने के कारण उनके हाथ कट जाते हैं, उनमें जख्म हो जाते हैं। तो पोइट ये कहता है कि उस एक क्षण क्या होगा, कि जो व्यक्ति नमक इकट्ठा करता है वो भी अपने हाथों को देख पाएगा, और कौन से हाथ, जिनमें जख्म पड़े हुए हैं, वो अपने जख्मी हाथों को देख पाएगा। देखिए ये आपको बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन नजर आ रही होगी, लेकिन पोइट का यहाँ एक डीप मीनिंग है। डीप मीनिंग ये है कि हम व्यक्ति जो कि सारा दिन काम लगे रहते हैं, हम कुछ कुछ काम करते हैं, हर तरह के काम करते, स्टूडेंट्स पढ़ाई में लगे रहते हैं, और मजदूर मजदूरियों में लगे रहते हैं, कारखाने में काम करने वाले कारखानों में काम करते हैं। लेकिन इसी दौरान हम बहुत से नुकसान पहुंचा देते हैं, अपने आप को भी और दूसरों को भी, चाहे वे इमोशनल नुकसान हो, हम दूसरों को भी इमोशनली हर्ट कर देते हैं, या फिर दूसरे विकार भी हमारे अंदर आ जाते हैं, जैसे लालच है, या घृणा है, नफरत है, इस तरह के विचार आ जाते हैं, और हम उनको देख नहीं पाते हैं। हमारा सारा जीवन निकल जाता है, लेकिन हम हमारे अंदर की कमजोरी को या हमारे अंदर के अवगुणों को देख नहीं पाते हैं। जैसे कि एक नमक इकट्ठा करने वाला व्यक्ति अपने उन जख्मों को नहीं देख पाता है, लेकिन जब हम एक क्षण के लिए शांत बैठेंगे, उस समय वो समय होगा जब हम अपने उन जख्मों को देख पाएंगे। जैसे कि एक फिशरमैन
और जैसे कि एक नमक इकट्ठा करने वाला व्यक्ति अपने उन जख्मों को देख पाता है। तो पोइट ने काफी ब्यूटीफुली इस आइडिया को कन्वे किया है। नेक्स्ट देखते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। काफी ब्यूटीफुल लाइनें हैं। अब पोइट कहता है कि वे, दोज मीन्स वे, जो ग्रीन वार्स करते हैं, ग्रीन वार्स यानी हरे युद्ध। हरे का मतलब यहाँ ग्रीन का मतलब है नेचर से, वार्स यानी कि लड़ाइयाँ या युद्ध, यानी हमारा जो ग्रीन वार चल रहा है यानी नेचर के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है, यानी कि वार अगेंस्ट इन्वायरमेंट। और दूसरा है वार विद गैस, और गैसेस के साथ। गैस का मतलब है यहाँ कई तरह के केमिकल्स वगैरह, हम उनमें इंडल्ज हो चुके हैं, उन्हें भी हम एक युद्ध में एक हथियार के तौर पर यूज करते हैं। वार्स विद फायर, फायर का मतलब है यहाँ विस्फोटक तैयार करना, बम, जैसे बम बनाना, मिसाइलें बनाना, एक दूसरे देशों पर अटैक करने के लिए उनका यूज करना, वो युद्ध भी चल रहा है हमारे दुनिया में। और इससे क्या होगा देखिए, इसका भी प्रभाव बताया है पोइट ने थर्ड लाइन में, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, कि इनसे जीत तो होगी। आदमी हथियारों की अंधी दौड़ में दौड़ तो रहा है और इससे जीत भी होगी, परंतु वो जीत कैसी होगी? विद नो सर्वाइवर्स। सर्वाइवर्स का मतलब जो बच जाना, युद्ध के बाद बच जाना, लेकिन यहाँ पोइट ने लिखा है नो सर्वाइवर, यानी कि उस युद्ध के बाद कोई बचेगा ही नहीं। वो ऐसी जीत होगी कि उस युद्ध के बाद कोई उस युद्ध की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए बचेगा ही नहीं। तो ये एक आयरनी है यहाँ। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। पोइट ने कहा है वुड पुट ऑन, और अब पोइट वापिस उसी पोजीशन पर जाता है कि जब हम एक मोमेंट के लिए शांत बैठे थे, तो क्या होगा उस समय? उस समय हम करेंगे पुट ऑन यानी कि पहनना, क्लीन क्लोथ्स यानी साफ कपड़े। उस समय हमें ऐसा लगेगा कि जैसे हमने साफ कपड़े पहन लिए हों। अब ये भी सिंबॉलिक लाइन है स्टूडेंट्स। साफ कपड़े पहनने का मतलब यहाँ क्या है? गुड आइडियाज अपने अंदर लेना, अपने विचार अच्छे रखना, एक पॉजिटिव माइंड सेट रखना, यहाँ क्लीन क्लोथ्स का ये मीनिंग है। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और फिर हम क्या करेंगे? अपने ब्रदर्स के साथ चलेंगे। ऐसा करके अच्छे विचार रख के हम अपने भाइयों के साथ चलें। भाइयों का यहाँ मतलब है सीधा भाईचारा रखना, यानी हम दूसरे मनुष्यों के प्रति एक भाईचारे की भावना रखेंगे। और कहाँ? इन दी शेड डूइंग नथिंग, और उस एक मोमेंट पर, जिस मोमेंट पर हम साइलेंट हैं, हम फिर शेड यानी छाया, हम छाया में जाकर बैठ जाएंगे और डूइंग नथिंग, और उस समय हम कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करने का मीनिंग क्या है यहाँ? विदाउट रश। पीछे एक वर्ड आया था विदाउट रश, यानी कि हम अपना रश, हमारी भाग दौड़ छोड़कर कुछ समय के लिए छाया में शांत बैठेंगे और हमारे मन में पॉजिटिव विचार चलेंगे और हम एक भाईचारे की भावना रखेंगे। ये पॉइंट ने कन्वे किया है इस पैरा से। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल inactivity. What I want should not be confused with total inactivity. पोइट कहता है कि जो मैं कह रहा हूं उसे आप कंफ्यूज मत कीजिए टोटल इनएक्टिविटी से। इनएक्टिविटी होती निष्क्रियता, यानी कि कोई भी काम ना करना, काम ही करना छोड़ देना। टोटल इनएक्टिविटी मीन्स पूरी तरह से काम करना छोड़ देना। तो पोइट कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी तरह से काम अपना छोड़ दें, जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में काम करते हैं आप वो काम करना छोड़ दें, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। लाइफ तो वही है जो लाइफ है, यानी जिसके बारे में जैसी लाइफ जानी जाती है, लाइफ तो वैसी ही है। यानी हमें काम तो करने ही है, जिसके जिम्मे जो काम मिला है
हमें वे काम तो करने ही हैं। और भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म कीजिए, आपके भाग्य में कर्म ही करना है, आपको कर्म करना पड़ेगा, आप कर्म कीजिए। तो पोइट ने भी यहाँ कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाइए, क्योंकि जीवन तो वैसा ही है जैसा जीवन भगवान ने हमारा बनाया है। नेक्स्ट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। यहाँ पोइट ने कहा है कि आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। नो ट्रक का मीनिंग, नो ट्रक मीन्स टू हैव नो एसोसिएशन विद। नीचे भी पोइट ने बताया है, ये रहा, टू रिफ्यूज टू एसोसिएट और डील विद, यानी कि उसका साथ ना देना या उसकी बात ना करना। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, यानी कि मैं मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूं। यहां मैं मृत्यु से इस बात को नहीं जोड़ रहा हूं। जो मैं कह रहा हूं कि आप एक पल के लिए शांत रहिए और मस्तिष्क में अच्छे विचार लाइए, तो मृत्यु को नहीं नकार रहा हूं मैं। मृत्यु तो एक दिन आनी ही है, आप इस बात को मृत्यु से मत जोड़िए। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt his sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. देखिए, ये लाइनें इस पोइम का एसेंस है, इस पोइम का पूरा सार है ये लाइनें, ध्यान से पढ़ेंगे इनको। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग, पोइट कहता है कि अगर हम इस तरह के सिंगल माइंडेड ना होते, सिंगल माइंडेड मीन्स एक तरह से ही सोचना, मतलब एक सिंगल लाइन में ही सोचना। अगर हम दिन के कोई रूटीन के काम कर रहे हैं, जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, सुबह उठना, फ्रेश होना, नहाना धोना, स्कूल जाना, उसके बाद ट्यूशन जाना, शाम को फिर पढ़ना, फिर सो जाना, तो ये आपका डे टू डे का रूटीन लाइफ है। तो आप सिंगल माइंडेड ही हैं, यानी कि आप एक तरीके से ही सोचते हैं कि मुझे तो बस इतना ही करना है। अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, और किस बारे में, कि बस हमारा जीवन चलता रहे, कि हमारी लाइफ आगे बढ़ती रहे, हम सिर्फ इतना ही सोचते हैं। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, और इसके अलावा हम और कुछ नहीं करते। अब पोइट कहता है कि वंस, कि केवल एक बार, कुड डू नथिंग, आप ऐसा करके देखिए कि आप कुछ मत कीजिए। पोइट उसी मोमेंट की बात कर रहा है यहाँ, जो वो एक क्षण के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, पोइट उसकी बात कर रहा है कि आप कुछ मत कीजिए। और ऐसा करने से क्या होगा, परहैप्स, शायद, यानी कि पोइट को उम्मीद है कि ऐसा करने से शायद होगा, ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट हिज दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, कि ऐसा हो सकता है कि ये जो ह्यूज साइलेंस है, ये जो बड़ी शांति है, ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट, ये समाप्त कर देगी या व्यवधान डालेगी इस सैडनेस में। और वो सैडनेस किस चीज की है, नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, अपने आप को कभी भी ना समझने की। यानी आज तक हमने क्या गलती की है कि अपने आप को कभी देखा ही नहीं, अपने अंदर झांक कर कभी देखा ही नहीं, अपने आप को कभी समझा ही नहीं। तो पोइट कहता है कि हो सकता है कि ये एक क्षण की जो शांति है, ये उस सैडनेस को, आपकी वो उस अंदर जो उदासी है, आपकी उस अंदर की उदासी को इंटरप्ट कर दे, यानी उसको समाप्त कर दे या कुछ समय के लिए रोक दे। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विद डेथ, और हमारा जो मृत्यु का डर है उसको भी कुछ क्षण के लिए रोक दे। वो मृत्यु का डर देखिए हमें सबको है, मृत्यु तो आनी ही है, परंतु हम ना डरें उससे, क्योंकि जो जीवन पथ पर हमें बढ़ना है वो आगे बढ़ना ही है। कर्म का उपदेश श्री कृष्ण ने दिया था, कर्म तो हमें करना ही है। तो इसलिए वो जो एक मिनट की साइलेंस होगी, एक सेकंड की जो साइलेंस होगी, उससे हम उस डर से भी पार पा जाएंगे। कवि ने ये कन्वे किया है यहाँ। नेक्स्ट देखते हैं, परहैप्स द अर्थ can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. पोइट कहता है कि शायद इससे क्या होगा, द अर्थ कैन टीच अस,
देखिए यहाँ पोइट ने फिर एग्जाम्पल लिया है, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है अर्थ का, कि शायद अर्थ भी हमें सिखा सकती है। कैसे? व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब हर कोई चीज डेड दिखाई देती है, डेड प्रतीत होती है, मरी हुई प्रतीत होती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, तो बाद में वो चीज जीवित दिखाई देती है, जिंदा हो जाती है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं ट्रीज का। ट्रीज विंटर जब सीजन आता है तो ट्रीज अपने पत्ते गिरा देते हैं, उनकी सारी एक्टिविटीज कुछ क्षण के लिए रुक जाती हैं, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो भी रुक जाता है, और उसके बाद फिर स्प्रिंग सीजन आता है, और स्प्रिंग सीजन में जो पेड़ हमें दोबारा अलाइव दिखाई देते हैं। तो पोइट ने यहाँ यही एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरह अर्थ भी हमें सिखाती है कि जब हर चीज डेड प्रतीत होती है तो कुछ समय के बाद वो चीज अलाइव हो जाती है। तो यानी कि कुछ समय के लिए भी हमें डेड होना यानी साइलेंट होना चाहिए, जैसे कि अर्थ कुछ समय के लिए डेड होती है और उसके बाद वो अलाइव हो जाती है, यानी कि वो री एनर्जाइज हो जाती है, उसमें एनर्जी दोबारा आ जाती है। तो इसी तरह अगर हम एक क्षण के लिए चुप रहें और अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करें, कॉन्टेम्पलेशन करें, रिफ्लेक्शन करें, तो हो सकता है कि उसके बाद फिर हमारे अंदर नई ऊर्जा आ जाए। यही पॉइंट यहाँ प्रूव करना चाहता है। लास्ट में है, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। देखिए वही शुरू वाली लाइनें लिखी हैं कि अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और आप चुप हो जाना, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। वही कहा है कि आप एक सेकंड के लिए चुप हो जाना और मैं चला जाऊंगा। मैं चला जाऊंगा का मतलब यह है कि मैं आपको उस स्टेट ऑफ साइलेंस में छोड़कर चला जाऊंगा, यानी आप कुछ क्षण के लिए चुप बैठे रहना और अपने अंदर झांक कर देखना, अपना इंट्रोस्पेक्शन करना कि आप कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं, क्या बुराइयां हैं हमारे अंदर, उस सभी चीज को आप इंट्रोस्पेक्ट करना। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही सुंदर कविता थी, पढ़कर मजा आया, पढ़ाकर मजा आया, और काफी डीप मीनिंग था इसका। आप समझिए इस डीप मीनिंग को। अब इसमें कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं, वो हम देख लेते हैं, शुरू से देखते हैं। देखिए शुरू में ही वी विल, यहाँ बार बार डब्लू आया है, डब्लू की रिपीटिशन है, तो एलिट्रेशन है, यहाँ एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है। ये देखिए, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स का मतलब बताया था मैंने कि जीत हो जाती है हमारी और फिर भी कोई उसमें जीवित नहीं बचता है। तो ऐसी जीत का क्या अर्थ है जब जहां कोई सर्वाइवर ही ना हो? तो यहाँ पोएटिक डिवाइस है आयरनी। आयरनी, यहाँ देखिए वीवर, डब्लू की रिपीटिशन है, तो यहाँ भी एलिट्रेशन है। बस इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस यही थे स्टूडेंट्स। तो अगर आपको मेरी ये पोइम पसंद आई हो तो लाइक करें, कोई कमेंट और क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही स्टूडेंट्स +2 की एक प्लेलिस्ट तैयार की गई है, आप प्लेलिस्ट में भी जाएं और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको सभी चैप्टर्स और पोइम्स मिल जाएंगी, उनका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो यही थी पोइम कीपिंग क्वाइट। थैंक यू।